शुरू करते हैं नया चैप्टर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन को सब जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन, है ना। बहुत सारे लॉज दिए थे उन्होंने, बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे वो। ठीक है, उनसे पहले एक हमारे साइंटिस्ट होते थे गैलीलियो गैलीली, नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना। हालांकि उनकी लाइफ इतनी प्रेस्टिजियस नहीं रही, है ना। लोग उनको हमेशा एक विलन की तरीके से देखते थे। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल एक बहुत ही महान व्यक्ति था, उसने कई किताबें लिखी। ठीक है, और उसने बहुत सारे ऐसे कानून के नियम, मतलब फिजिक्स के नियम दिए थे जिनको लोग हमेशा मानते रहे कई हजार साल तक, 5-6 हजार साल तक। ठीक है, उसके बाद गैलीलियो ने कहा कि नहीं, एरिस्टोटल की किताबें जो है वो गलत है, उसमें ये होना चाहिए, उसमें ये होना चाहिए। लोगों ने उसको पीट दिया, फिर वही बातें, लगभग वही बातें सर आइजैक न्यूटन ने रिपीट की, तो उनकी बातें मान ली। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फिजिकली प्रूव करके दिखाया। ठीक है ना, ओके। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि उनके सर के ऊपर एप्पल गिरा था, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि एप्पल नीचे ही क्यों आया, क्योंकि अर्थ जो है हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे अपनी तरफ खींच रही है ना। कोई भी चीज ड्रॉप करेगी नीचे ही जाएगी, कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशन उन्होंने दिया, ये जो लॉज हैं ये भी उन्होंने दिए, है ना। कैलकुलस उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो न्यूटन ने हमें दी हैं, और न्यूटन ने बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारा काम किया है, इसीलिए फादर ऑफ फिजिक्स सर आइजैक न्यूटन को ही कहा जाता है। ठीक है, लॉज पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेंगी पहले, जैसे कि मोमेंटम क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वगैरह वगैरह, किस किस तरह की फोर्स होती है। ये सब पढ़ने के बाद ही हम लॉज पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि जाके सीधा आप लॉज पढ़ने लगते हैं, कानून पढ़ने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। जैसे आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो पहले आपको 12th पास करनी पड़ेगी, है ना। पढ़ना सीखना पड़ेगा, बेसिक चीजों का मतलब सीखना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, इंडिया के रूल्स पढ़ेंगे। यस और नो? ऐसा तो नहीं है कि बस पैदा होते ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने लग गए, ये तो पॉसिबल नहीं, बाकी चीजें पढ़नी पड़ेगी। तो वही बात है, तो आपको मोमेंटम क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, फोर्स क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा, फोर्स के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। फिर हम जो लॉज है, लॉज मतलब नियम, वो पढ़ेंगे। फिर हम उनका एप्लीकेशन सीखेंगे कि उनको एक्चुअली यूज कैसे करते हैं। ठीक है, ओके, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी पढ़ रहे हैं क्या है वो फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कुछ ना कुछ उसका मतलब है। ठीक है ना, तो मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इसका सिंबल होता है कैपिटल पी। मोमेंटम बोले तो कैपिटल पी। ठीक है ना, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो, मास और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का मास और उसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो जो क्वांटिटी बनेगी उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है ना, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी वेक्टर। मास से स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। टोटल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू मास का मैग्नीट्यूड, सही है। और ये जो पूरा आएगा ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी वाली डायरेक्शन ही होगी मोमेंटम की, सही है। क्यों? क्योंकि मास नेगेटिव होता नहीं है, ये तो जीरो या हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो बोलो ये जो डायरेक्शन होगी उसको पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो ये क्वांटिटी की डायरेक्शन इसके बराबर ही रहेगी, सही है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन इज ऑलवेज द सेम एज वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, सही है बात। एक्टिव होके बैठना है, एक्टिव मतलब एक्टिव, हाई एनर्जी स्टेट में बैठना, ये कोई ऐसे नहीं बैठेगा। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम एज इट्स वेलोसिटी, सही है, कोई दिक्कत। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन ही मोमेंटम की क्या है, डायरेक्शन, सही है। और मोमेंटम का मैग्नीट्यूड मास इनटू वेलोसिटी, p इज इक्वल टू m। बोलो फिर से, p मतलब, m मतलब, v मतलब, सही है। तो बोलो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम इज इक्वल टू, पूरा बोलो, सही है।
ओके, अब बात करते हैं फोर्स की। बेसिकली आप फोर्स तो जानते ही हैं, क्या होता है फोर्स? ये एफर्ट होता है। एफर्ट समझते हो ना? एफर्ट, EFFORT, एफर्ट है ना? एफर्ट का मतलब जानते हो? जैसे आप कुछ भी करने के, कुछ भी पाने के लिए कोई भी काम करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? बेसिकली एफर्ट लगा रहे हैं, है ना? सिंपल से सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? एनी पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? एनी पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है? ऑन ए पार्टिकल विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्लैश पार्टिकल। अब देखो, इसमें बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, विच कैन चेंज, जो चेंज कर सकता है। जैसे मैंने इस दीवार को धक्का लगाया, क्या मैंने फोर्स लगाई? यस। क्या इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो गया? क्या ये दीवार चल पड़ी? नहीं ना। हाँ, लेकिन फोर्स से ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो सकता था। बहुत ज्यादा फोर्स लगा था तो ये दीवार ढह जाती। यस और नो? तो ये फोर्स इसकी स्टेट को चेंज कर सकती है। करेगी हमेशा नहीं, कर सकती है। कर भी सकती है, पॉसिबिलिटी भी है, 1% भी है, तो हम उसको फोर्स बोल देंगे। कोई भी पुश हो या कोई भी पुल हो, पुश या पुल जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो उसके मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। कोई दिक्कत? भाई वो रेस्ट पे है तो चला सकता है, चल रहा है तो रोक सकता है। ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे आकाश? फोर्स बोलेंगे। ठीक है ना? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के इफेक्ट क्या है? इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अब ये जो फोर्स है ये क्या क्या कर सकती है? इफेक्ट क्या है इसके? आउटकम्स क्या क्या है? पहली चीज क्या है? इट कैन चेंज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पे है ना, मैंने इसमें फोर्स लगाया, फोर्स लगाया ना, बोलो क्या इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया? स्पीड चेंज हो गई ना? तो यानी कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज कर सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। उबासी नहीं लेनी है, उठक बैठक करवाऊंगा, देख लेना। अगर कोई उबासी लेता मिला मेरे को, उठक बैठक करवाऊंगा। पैर पे पैर भी नहीं रखना, सीधे पैर होने चाहिए, बिल्कुल अटेंटिव स्टूडेंट्स की तरह। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, तो बोलो ये पहले ऐसे जा रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई ना? यस और नो? तो फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। पहला इफेक्ट बोलो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, दूसरा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और तीसरा इट कैन चेंज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सही है? अच्छा, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक है, ये बॉल है, ये ग्राउंड है, ये बॉल इधर जा रही है आराम से, ठीक है, मैंने इधर फोर्स लगाया, तो बोलो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। ओके, अगर मैंने फोर्स लगा दिया, एफ नाम का फोर्स इधर लगा दिया, तो क्या होगा? वेलोसिटी घटेगी। ओके, अगर मैंने यही फोर्स एफ इस डायरेक्शन में लगा दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना? परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो। अच्छा, और अगर मैंने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में, तब क्या होगा? बोलो, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आएगा। बोलो, एक तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा और एक डायरेक्शन को चेंज करेगा, तो इट कैन बोथ चेंज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है भाई। ओके, चौथा इफेक्ट क्या है? इट कैन चेंज द शेप एंड और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टूथपेस्ट देखा है आपने, दबाते हैं उसके ट्यूब को, क्या होता है? शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। जैसा साइज को बढ़ा भी सकता है। यस, रबर बैंड होता है, खींचते हैं, साइज बढ़ जाता है। यस और नो? तो साइज बढ़ा भी सकता है ना? जैसे रबर की बॉल होती है, आप उसको हाथ में लो और ऐसे दबा दो तो साइज घट भी जाता है। यस और नो? तो सारी चीजें पॉसिबल। ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें? ओके, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फोर्स, किस किस तरह की फोर्स होती है? पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फोर्स है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कहां लगती है ये? दो ऑब्जेक्ट जिनमें मास है, दो ऑब्जेक्ट
जिनमें मास उनके बीच में लगती है, जैसे m1 है और एक m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कितनी फोर्स से, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा ये फॉर्मूला था। तो ये क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स जिनका मास कितना है m1 और m2 और जिनके बीच में गैप कितना है r। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत, ये पढ़ चुके हैं। नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं, m1 और m2 दो मास के पार्टिकल हैं, ठीक है, दो पार्टिकल है, ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसमें मास है कि नहीं है, इसमें मास है, ओके, अर्थ में भी मास है। बोलो अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ये कहां जाएगा, नीचे जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ ने इसको क्या किया हुआ है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। नहीं आएगा, अर्थ ने इसको क्या किया हुआ है, अपनी तरफ, इसने भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, एक्शन रिएक्शन वाला है ना, उसका आइडिया होगा, ठीक है। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है Gm1m2 बाय r, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, हमेशा ये मास इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि दो मास के पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ही करते हैं। सेकंड क्या है, लॉन्ग रेंज, ठीक है, ये बहुत लंबे डिस्टेंस पर भी ये फोर्स लग सकती है, ठीक है। जैसे 10,000 किलोमीटर तो भी ये फोर्स लगेगी, 2 लाख किलोमीटर तो भी ये फोर्स लगेगी, 2 लाइट ईयर है तो भी ये फोर्स लगेगी। और क्या लाइट ईयर पता नहीं क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, तो 2 लाइट ईयर है तो वहां पे उसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ओके। थर्ड क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इन दोनों के बीच में मीडियम क्या है, मतलब दो मासेस अगर मैं हवा में रख दूं, वैक्यूम में रख दूं स्पेस में जाके, या फिर पानी में रखूं, उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, Gm1m2 बाय r स्क्वायर ही लगेगा, इतना ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, इससे कम। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ओके। कॉज बिहाइंड दिस फोर्स इज मास, ठीक है, मास है तो ये फोर्स है, जहां मास नहीं होगा वहां पे ये फोर्स भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है, प्रोटॉन हो गया, तो वहां पे क्या होता है, रेस्ट मास ये होता है, इसलिए उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर है बात, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। पहला चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, जैसे यहाँ तो मास है, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, बोलो फोर्स क्या लगेगी, K Q1 Q2 बाय r, कोई दिक्कत, K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर फोर्स लगेगी, ठीक है। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, या फिर डिपेंडिंग ऑन चार्ज दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करता है, ठीक है, सिंपल है। ये मासेस के बीच में लगती है, क्या लगती है भाई, चार्ज पार्टिकल के बीच में। चलो तो चल जल्दी जल्दी जल्दी, श्वास लेने का यही टाइम मिलता है, जल्दी स्पीड बढ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैठ जा, है ना, हार्ट बीट बढ़ गई होगी थोड़ी सी, है ना, नींद नहीं आएगी, बढ़िया। क्लियर होगी बात, ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो देखते हैं, द कॉज बिहाइंड दिस फोर्स इज चार्ज, क्या है कारण, वही फोर्स लगेगा चार्ज, ठीक है। जहां चार्ज होगा ये फोर्स लगेगी, जहां चार्ज नहीं हुआ है वहां पे फोर्स नहीं लगेगी। बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, दोनों नेगेटिव है तो रिपल्शन, ठीक है। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, लॉन्ग रेंज, ये भी चार्ज लॉन्ग डिस्टेंस पे लगती है फोर्स, ठीक है। नहीं कम डिस्टेंस पे भी लग सकती है ऑब्वियसली, लेकिन लंबे डिस्टेंस तक ये फोर्स लग सकती है, लगती है, ओके। तो दिक्कत, ठीक है, डी डिपेंड्स ऑन द मीडियम। अब जैसे जैसे हम
मीडियम चेंज करेंगे। मैं 2-4 पार्टिकल्स को वैक्यूम में रख देता हूँ, इनके बीच में अलग फोर्स होगी, पानी में रख देता हूँ अलग होगी, दीवार पर लगा देता हूँ उनके बीच में तो अलग फोर्स होगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों के 2-4 पार्टिकल्स के बीच में मीडियम क्या है, माध्यम क्या है। ठीक है, जो भी चीज प्रेजेंट होगी ना बीच में, उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना है। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल है। अब आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर लगने वाले फोर्स क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये प्रॉपर्टीज तो मेरे ख्याल यहां से स्टार्ट है डेफिनेशन। ठीक है, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है एक्टिंग बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, सॉरी न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन्स के बीच में आपस में जो फोर्स लगती है तो क्या होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। आप लोगों ने सुना होगा कभी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं ना। मैंने कहा आपको मेरे पास ये सेक्शन था स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मतलब ये न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है और बहुत सारे न्यूट्रॉन है। ठीक है, आपने कभी ये सोचा कि सर ये जो प्रोटॉन है और ये जो प्रोटॉन है, इन दोनों के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को दूर दूर भेजेंगे, सही है, ये भी आपस में बहुत सारा रिपल्शन हो जाएगा, है ना। तो सर ये न्यूक्लियस कभी टूटता तो नहीं है ऐसे, जैसे ही इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगी एक दूसरे से दूर जाना चाहिए, क्या नहीं है सर, क्योंकि द रीजन इज इनके बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स भी लगा है एंड इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये प्रोटॉन और प्रोटॉन है ना, ये एक दूसरे को न्यूक्लियर फोर्स की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ताकतवर कौन है, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा ताकतवर है, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये अट्रैक्टिव है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक चार्ज है एक अनचार्ज है, वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियस जो है वो एक साथ बंधा है, इसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस आपस में ऐसे बंधा रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन से बंधे रहते हैं, न्यूट्रॉन से बंधे रहते हैं, आपस में सब जुड़े रहते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, सही है। अच्छा, ये लगभग 100 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है। मान लो ये प्रोटॉन के बीच में 1 न्यूटन का फोर्स है रिपल्शन का, ठीक है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स होगी ना वो लगभग 100 न्यूटन आपके, सही है। ये रिपल्शन की फोर्स है, ये अट्रैक्शन की फोर्स है, तो ओवरऑल क्या है, अट्रैक्शन है ना, सारी की सारी अट्रैक्शन फोर्सेस लिए न्यूक्लियस आपस में क्या है, बंधा हुआ है, रुका हुआ है, स्टेबल। ठीक है, अब जैसे जैसे हम बड़े बड़े एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन में सिंगल प्रोटॉन होता है, हीलियम आ गया 2 प्रोटॉन, ठीक है, उसमें 2 न्यूट्रॉन भी होते हैं, टोटल वेट 4 होता है। फिर लिथियम है ना, हाइड्रोजन लिथियम लिथियम चलता रहता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे यूरेनियम तक पहुंच गए हम, यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, बहुत सारा जितना बड़ा एटम का न्यूक्लियस होगा ना उतना ज्यादा वो क्या होता चला जाएगा, मोस्ट लाइकली अनस्टेबल होता चला जाएगा। रीजन फॉर दैट इज कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा होती चली जाती है, न्यूक्लियर फोर्स खींच रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, रिपल्शन की फोर्स बहुत ज्यादा, तो जैसे ही छेड़ेंगे न्यूक्लियस को ब्रेक आउट, न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट। ठीक है, ग्राफ लीनियर नहीं है कि जैसे जैसे हम बड़ा करते जाएंगे अनस्टेबल हो जाएगा, नहीं। शुरुआत में क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, आयरन की होती है और उसके बाद धीरे-धीरे कम होती जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली स्टेबिलिटी बढ़ती है, बाद में बढ़ती है, हम बात करेंगे बढ़ती है स्टार्टिंग में और बाद में बढ़ती है ना। ओके,
बात हो गई, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, कहां लगती है, न्यूक्लियस के बीच में इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर बाइंडिंग द न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियस, यही फोर्स है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस को न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखने के लिए रिस्पांसिबल, ठीक है। ओके, कैसी फोर्स है, और वेक्टर फोर्स, ठीक है। ओके, शॉर्ट रेंज की फोर्स होगी, शॉर्ट रेंज मतलब जब तक ये एक दूसरे के पास है तब तक ये फोर्स लगेगी। मान लो किसी वजह से एक प्रोटॉन निकल के कहीं और आ गया, अब इन प्रोटॉन में कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, ये कहां रखा है, न्यूक्लियस एटम कहां रखा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल है ना। अब आती है वीक फोर्स, this force is responsible for nuclear reaction by this, sorry, by this force neutron can convert into proton and vice versa, ठीक है, vice versa, बस, ठीक है ना। क्या होता है, ये स्पेशल टाइप की फोर्स है, हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। ये वो फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। बाय दिस फोर्स न्यूट्रॉन कैन कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, और उल्टा जो है प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। आप इमेजिन करिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है, अब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई कुछ भी हुआ, वो क्या हो गया, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थी वो बढ़ गई, तो न्यूक्लियस एकदम से क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, ठीक है। ओके, दिस फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। आगे चल के आता है ये 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। Note all visible forces except gravitational are called electromagnetic in nature, ठीक है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, उसके अलावा जितने भी फोर्सेस हैं जो हमें दिखाई देती है वो सब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। ओके, एग्जांपल फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, ईटीसी, ये सब फोर्सेस आएंगे अभी आगे। एक एक फोर्स को पहले ही पढ़ लेना है, जैसे मैं बोलता हूँ टेंशन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब पहले ही पढ़ लेनी है, ताकि जब हम अप्लाई करें क्वेश्चंस में तो आपको पता हो कि कौन सी फोर्स क्या है, ठीक है ना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट, कांटेक्ट के बेसिस पे, कांटेक्ट मतलब टच करना किसी को, ठीक है, टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके आधार पर हम फोर्सेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट मतलब जिसमें कांटेक्ट है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, ये मास और ये मास, दो मासेस है, दोनों मासेस के बीच में कोई कांटेक्ट है, फिर भी एक दूसरे को फोर्स कर रहा है ना, तो कांटेक्ट के बिना फोर्स कर रही है, मतलब नॉन कांटेक्ट फोर्स, सही है। एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ठीक है। ओके, दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस कौन होंगे, जिनमें एक्चुअली फिजिकल कांटेक्ट है, ठीक है। मैं दीवार को धक्का मार रहा हूं, आपको लग रहा हो, है ना, मैं पेड़ को उठा रहा हूं, किसी चीज को फेंक रहा हूं, तो ये सब क्या है, कांटेक्ट है, फिजिकली टच हो रखी है चीजें, और जहां पे फिजिकली टच होती है उनको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्सेस। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसके एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग, टेंशन इन द स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग, स्प्रिंग देखा ना, स्प्रिंग को दबाते हैं, जितना दबाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाता है, ये सब जितना खींचते हैं वापस चलाने की कोशिश करता है, ये सब ना, वो सब चीज, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जनरली हम बोलते हैं टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब धागा, रस्सी होती है उसको स्प्रिंग बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो खिंचाव पैदा हुआ है
उसको क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। फ्रिक्शन तो पता ही है आपको, ये फ्रिक्शन होता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जब मैं किसी चीज को धक्का मार रहा हूं, है ना, मैं किसी चीज को टच कर रहा है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन को और अच्छे से पढ़ेंगे आगे। यहां तक कोई भी डाउट है तो बताइए। एब्सोल्यूट क्लियर है, क्लियर ही चाहिए। कोई भी डाउट होगा आप मुझे बताएंगे, नहीं तो फिर फिजिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, ओके ओके। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शनल, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी दो चीजें कांटेक्ट में, कोई भी दो चीजें कांटेक्ट में है, मतलब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे के कांटेक्ट में है, कांटेक्ट करता है, टच करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे खींच रहा हूं, ठीक है, और इसको ऐसे खींच रहा हूं। ये बताओ क्या फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत फ्रिक्शन, ओके बहुत बढ़िया। इसके अलावा क्या इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है, यस। कैसे पता, मान लीजिए जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो मेरा हाथ है, तो मैं इस फोर्स में मेरे हाथ को नीचे लग रहा है, यस भाई, आपने तो लगा रहा नीचे, कांटेक्ट हुआ तो नीचे लगा रहा था, ठीक है। कांटेक्ट जब ऐसे खींच रहा हूं, है ना, फ्रिक्शन भी लग रहा है, और ये परपेंडिकुलर वाला फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन तो पता है कि आपको, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स कर रहा है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और मैं क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, अभी बताइए मैं तो जनिका, क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स करता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। कोई भी आपकी मुझे करता हूं, सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है, सही है, ओके। अब देखो मैंने ऐसे खाली ठीक है, ये दोनों हाथ में रहता है, हाँ, अगर वहां से ऐसे लगा रहा हूं, ये किसी वजह से फ्रिक्शन है, सही है, ऐसे लगा रहा हूं, मैं आप लगा रहा हूं, क्यों, जब ऐसे फोर्स लगता है, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन, सही है, जब कांटेक्ट में है तो इस हाथ में इस हाथ को इधर रखा है और इस हाथ में इसको इधर रखा है, सही है, दोनों हाथों से फोर्स लगा है और सिंपल में सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा है, सही है ना। हाथ पैर आपके जमीन को है, आपने जमीन को नीचे रखा है, जमीन ने आपको ऊपर रखा है, जमीन का जमीन का ऊपर रखा है, आप जमीन नीचे रख सकते हो, आपकी बात को बताते हो कैसे, बात को
रिएक्शन लग रहा है, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब भी कॉन्टैक्ट होगा तो कॉन्टैक्ट सरफेस के सरफेस को कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, उसको सॉरी कॉन्टैक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कंपोनेंट है दैट इज नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन है। सही है, क्या हो गया इसलिए, ठीक है, इट इज द कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इट इज पुशिंग इन नेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके लिए क्या इज पुशिंग इन नेचर। जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे धक्का लगा रहा हूं तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैंने जब इस पे फोर्स लगाया है वो इस ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स सरफेस से दूर पुश करेगा। सही है, ये बदले में नेचर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से अवे निकल जाने की कोशिश करेगी। समझ में आया? नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज पुशिंग, धक्का मारने टाइप का रिएक्शन होता है। ठीक है, मैंने इसको कैसे मारा तो मैंने क्या किया, पुश किया है इसको, ऐसा तो नहीं कि मैं इसको ऐसे मारूंगा इधर को दीवार की तरफ पुश करेगा, ऐसा तो नहीं है। सही है, मैं इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ऐसे मार रहा हूं तो दीवार के ऊपर ही फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा। Because the normal reaction is pushing in nature, it is always perpendicular to the surface of contact. सही है, ओके, फ्रिक्शन को कहते हैं it is the component of contact force which is always tangential, tangential मतलब parallel, है ना, तो surface of contact it parallel friction। सही है, ओके, always opposes directly देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस ऊपर वाले को ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, मैं तो इधर खींच रहा हूं, इस ऊपर वाले को इधर। सही है ना, क्यों? क्योंकि हमेशा क्या करता है, तो फ्रिक्शन प्रोसेस के बीच जो मोशन हो रहा है ना वो आगे खींच रहा हो तो फ्रिक्शन चाहे मोशन ना हो ऊपर वाले को पीछे और नीचे वाले को आगे, है ना। मान लो मैं अगर वाला बराबर करने लगे तो रिलेटिव मोशन नहीं इस ऑब्जेक्ट को लग रहा है पीछे की तरफ और इस वाले ऑब्जेक्ट का लग रहा है आगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? इस पे और आगे करता है फ्रिक्शन पड़ेगा ना। दिस इज द नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन। मान लीजिए ये एक सरफेस है, जिसमें सरफेस ड्रॉ करके हम ऐसे मतलब है सरफेस। ठीक है, ओके, अब मान लीजिए मास m यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, इधर नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट नॉर्मल रिएक्शन। सही है, ये सरफेस कॉन्टैक्ट जो फोर्स लगेगा दिस इज कॉल्ड
नॉन टेंशन इंडस्ट्री, ठीक है, टेंशन मतलब खिंचाव, ठीक है, इमेजिन करिए ये तो हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसमें मैंने रस्सी बांध दी और ड्राफ्ट करा, ठीक है, अब मैं खींच रहा हूँ, ठीक है, पहले क्या था वो रस्सी थी वो ऐसे धीरे 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 रस्सी, ठीक है, अब मैंने क्या किया उसको खींचा 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 वो रस्सी बिल्कुल सीधी हो गई, ठीक है।
ओके, कोई यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी, बॉडी को दूर की तरफ करती। ओके, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो आप लोगों ने अब तक जो जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मोमेंटम का, टाइप्स ऑफ फोर्स का, और कांटेक्ट फोर्स के बारे में, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और टेंशन। ठीक है, ये बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं हम 3 लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, पहला लॉ आपको पता ही है मेरे ख्याल से, क्या? एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से उस पर फोर्स ना लगा दे। सही है ना? ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स, स्पेलिंग होता है कंटिन्यूस की, ठीक है? ए बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless an external force is applied on it। ठीक है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी तब तक बॉडी जैसी स्टेट में है वैसी रहेगी। चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। समझ में नहीं आया? संदेश क्लास में ही है, कहीं और तो नहीं खो गया है? पक्का देख लो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फर्स्ट लॉ को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। बहुत पहले एक मेरे ख्याल नीट में क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा न्यूटन्स लॉ ऑफ होता है, लॉ ऑफ मोशन होता है? फर्स्ट, ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ओके। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? व्हाट इज इनर्शिया? नई टर्म है हमारे लिए। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, इनर्शिया होता है प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू स्टे इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अपनी खुद की जो उसकी स्टेट है, भाई वो रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, वो चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है ना? उस स्टेट में रहने की जो उसकी इच्छा है, आदत है, प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है भाई, ओके। जैसे आप कहोगे कि सर कोई बॉडी रुकी हुई है, ये बॉडी रुकी हुई है, जमीन पे रखी हुई है, जब तक आके कोई इसको धक्का नहीं मारेगा ये नहीं चलेगी, है ना? ये बात तो ठीक है, जब तक बॉडी को छेड़ा नहीं जाएगा, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, ये बॉडी रेस्ट पे रहेगी। लेकिन सर आपने बोला अगर बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी। ऐसे कैसे सर? हम साइकिल में पेडल मार के छोड़ देते हैं तो साइकिल थोड़ी देर दूर चल के रुक जाती है। तो ये क्या बात है? आप तो कह रहे थे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। इस हिसाब से तो एरिस्टोटल की बात सही होगी। एरिस्टोटल ने बोला था अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी चीज को चलाए रखना है तो लगातार फोर्स मारनी पड़ेगी। आपको कांस्टेंट स्पीड में साइकिल चलानी है तो आपको लगातार पेडल मारने पड़ेंगे। सही है? आपको लगातार 60-70 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, 60 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है तो वो जो एक्सेलरेटर है वो दबा के रखना पड़ेगा, है ना? अगर न्यूटन का लॉ सही होता तो हम क्या करते? 60 की स्पीड तक एक बार लेके जाते, इंजन बंद कर देते और गाड़ी चलती रहती 60 की स्पीड से, तेल का खर्चा कम हो जाता, है ना? लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। क्यों? आप साइकिल पे पेडल मार के अगर रुक जाते हैं, साइकिल पे पेडल मार के अगर आप रुक जाएंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, है ना? और जो साइकिल में जो इंटरनल लॉसेस है उन सब की वजह से साइकिल रुक जाती है। ठीक है ना? जब आप कांस्टेंट स्पीड पे साइकिल चला रहे हो, आपको पेडल मारते रहना पड़ता है, तब असल में क्या हो रहा है? जो आप पेडल मार के फोर्स लगा रहे हो वो क्या कर रही है? वो फ्रिक्शनल फोर्स को, इंटरनल फोर्स को, एयर रेजिस्टेंस को, इनको ओवरकम करने के बराबर। ठीक है ना? जितना ज्यादा तेज आप साइकिल चलाते हो उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है, उतना ज्यादा ताकत लगा के पेडल मारने पड़ते हैं। समझ में नहीं आएगा? सही है? तो इसीलिए अब आइडियल केस इमेजिन करो। मान लो एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस कैसे इमेजिन करें? मान लो बिल्कुल एकदम बर्फ का सरफेस है, बर्फ है, ठीक है? और उसके ऊपर एक छोटा सा आइस क्यूब ले लिया मैंने। आइस क्यूब देखा है ना, अपने घर में होता है। उसको मैंने क्या किया? उस आइस वाले सरफेस के ऊपर रख दिया, ठीक है? और उसको धक्का मार दिया तो आइस क्यूब्स जो होते हैं या जो आइस का सरफेस होते हैं उनके बीच में मिनिमम फ्रिक्शन होता है। आप घर जाके ट्राई करना, एक आइस क्यूब निकालना फ्रिज से, ठीक है? और अपने हाथ पे रगड़ लेना। मान लो आपका हाथ थोड़ा सा गीला हो जाएगा, क्या करो? आप अपने हाथ के ऊपर उसको मूव करवा के देखो, आप फील करेंगे कि आपको ऑलमोस्ट जीरो फ्रिक्शन मिल रहा है, ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस हो गया। तो फ्रिक्शनलेस सरफेस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। तब मैं कहता हूं इमेजिन करो यहां से लेके और कलानौर तक
एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब आइस जमी हुई है रोड के ऊपर, मैंने एक आइस क्यूब ली, उसको ऐसे किया और ऐसे 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 धक्का मार के छोड़ दिया, तो क्या वो आगे चलती रहेगी, कलानों तक पहुंच जाएगी? वो रियल लाइफ में नहीं पहुंचेगी, लेकिन आइडियली पहुंच जाएगी। कैसे बोल रहा हूं मैं ये? आइडियली मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो वो चलती रहेगी। फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, कोई और फोर्स नहीं है, तो चलता रहेगा, कलानों से भी आगे निकल जाएगा वो, और हांसी हिसार पहुंच के ऐसे गोल चक्कर लगा के वापस इधर से आ जाएगा। समझ में आया? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में। रियल लाइफ में क्या होगा? वो ज्यादा से ज्यादा 200, 400, 500 मीटर तक चला जाएगा, वो फिर रुक जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, और थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो वहां पे भी होगा ही। ठीक है ना? क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ऑपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं, जो स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट है या मोशन है, दोनों के चेंज को अपोज करती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया इज मेजर्ड बाय मास। जितना ज्यादा मास होता है बॉडी में, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया माना जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा, उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। मैं कहता हूं इनर्शिया को ऐसा समझो, जितना ज्यादा बॉडी को चलाने के लिए एफर्ट करना पड़ता है। मान लो रुकी हुई है कोई बॉडी, ठीक है, उसको चलाना है ना, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना है, रेस्ट से मोशन पे लेके आना है उसको, तो धक्का मारना पड़ेगा उसको। जितना ज्यादा धक्का मारना पड़ेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा ही उसका इनर्शिया है। मैं कहूंगा जितना ज्यादा उसका मास है, उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। मतलब मास ही इनर्शिया को डिसाइड करता है। सही है? इमेजिन करो एक मार्कर है, उसको मूव करवाना है, थोड़ी सी फोर्स लगेगी। गाड़ी है, साइकिल है, उसको धक्का मारना है, थोड़ी और ज्यादा फोर्स लगेगी। गाड़ी को धक्का मारना है, और ज्यादा फोर्स लगेगी। रेल को धक्का मारना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगी, है ना? जिसका जितना मास होगा, उसको हिलाने के लिए या उसके मोशन की स्टेट को चेंज करने के लिए उतना ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गई ये बात? ओके। इनर्शिया इज ऑफ 3 टाइप्स। ठीक है। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब जो रेस्ट पे, वो रेस्ट पे रहना चाहता है। दूसरा है मोशन, जो मोशन में, वो मोशन में ही रहना चाहता है। जैसे ट्रेन चल रही है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। साइकिल चल रही है, उसको रोकना थोड़ा, हाँ, उसके कंपैरिजन में आसान होगा। सही है? एक मच्छर चल रहा है, ऐसे आप कर दो, टकरा के रुक जाएगा ना, मिनिमल फोर्स लगेगी उसमें। यस और नो? तो बेसिकली मोशन में भी जो इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है? मास पे। ठीक है ना? ओके। इमेजिन करो ना, जैसे मोशन के केस में 100 की स्पीड पे मच्छर आ रहा है, ऐसे हाथ करूंगा, टकरा के रुक जाएगा ना। 100 की स्पीड पे ट्रेन आ रही है, नहीं रुकेगी ना, यही मैं कह रहा हूं। ठीक है? सुपरमैन भी नहीं रोक पाएगा एक बार। ठीक है? ओके। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है। मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो स्लाइड होके इधर जा रहा है, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। सही है ना? जिस डायरेक्शन में चल रहा है, नहीं तो उसी डायरेक्शन में चलता है। कोई दिक्कत यहां तक? सेकेंड लॉ मेरे ख्याल से हम अगली क्लास में करेंगे, 10 बजने वाले होंगे, है ना? 9? ठीक है, तो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम।